कई बार मान लीजिए आपको किसी की बहुत आदत हो गई, बहुत प्रेम हो गया, उसके बिना आप रह ही नहीं सकते, उसका जीवन धोखा देकर चला जाए, बुलावा आ गया उसका, अब क्या करोगे? धोखा तो मिल गया। तो भगवान कहते हैं कि जीवन में हर रिश्ता एक ना एक बार आपको धोखा, हर रिश्ता देगा। एक भी रिश्ता ऐसा नहीं है जो आपको धोखा नहीं देने वाला, एक ना एक बार तो देगा। एक ही रिश्ता है जो कभी धोखा नहीं देता, वो भगवान है। वो कभी धोखा नहीं देते आपको। आपका कोई काम नहीं भी करेंगे तो आपके अच्छे के लिए है। भगवान कहा जाता है ना कि कई बार हमें पता नहीं होता कि भगवान हमें पूरा समुद्र देना चाह रहे हैं और हम उनके सामने चम्मच लेकर खड़े। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि मैंने इसके पहले आप सभी लोगों को डिस्चार्ज ट्यूब के बारे में बताया था। मैंने आपको जाते जाते ये बताया था कि जो डिस्चार्ज ट्यूब होता है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि अगर आप इसको अच्छे से समझे हैं तो कहीं न कहीं डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स को समझने में बहुत आसानी होगी। इसीलिए मैंने क्या किया था, डिस्चार्ज ट्यूब के लिए एक अलग सा वीडियो बना दिया था। जब आप उसको अच्छे से समझ लेंगे तो आप सभी लोगों को कहीं ना कहीं पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, प्रोटॉन की डिस्कवरी की, ये सारी बातें अच्छे से समझ में आएंगी। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग ये देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे की गई थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज तो बाद में की गई थी, सबसे पहले आप पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेस। तो हमारा आज का जो हेडिंग होगा वो होगा डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेस। कैथोड रेस। अब ध्यान दीजिएगा, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज में क्या होने वाला है वो सारी चीजें आप समझिएगा। देखिए, जो साइंटिस्ट है वो क्या करता है कि एक पहले तो डिस्चार्ज ट्यूब को सेट करता है। अब डिस्चार्ज ट्यूब को सेट करने का मतलब क्या निकलता है, कुल मिला के आप पूरा डिस्चार्ज ट्यूब बना दीजिए। जो साइंटिस्ट है वो डिस्चार्ज ट्यूब को सेट करता है। जैसे उसने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया है, अब डिस्चार्ज ट्यूब में क्या क्या था आप उसे अच्छी तरीके से जानते हैं। एल्यूमिनियम की 2 रॉड्स थी, वो एक सर्कुलर शेप में थी जो इलेक्ट्रोड की तरह वर्क करती थी। ये चीज आपको मैंने ऑलरेडी बताया है। और इन रॉड्स को हम सभी लोग क्या करते हैं, एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ते हैं, और ऐसे एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ते हैं जहां पर आप सभी लोग देखेंगे कि एक इंडक्टिव कॉइल जो होती है वो जुड़ी रहती है। तो मैं एक काम करता हूं, यहां पे एक बॉक्स बना देता हूं और इस बॉक्स के अकॉर्डिंग आप ध्यान दीजिएगा। यहां पर पूरा का पूरा कनेक्शन मैं आपको दिखा दे रहा हूं, राइट। इस तरह से पूरा का पूरा है। ये टाइप का क्या हो जाएगा, यहां से सप्लाई की जाएगी, ठीक है। यहां से आप क्या देंगे, सप्लाई देंगे। और वो भी थोड़ा सा आपको याद होगा तो हमने आपसे कहा था कि जो सप्लाई होती है बहुत ही हाई वोल्टेज होती है। तो फिर से आप याद रखेंगे, यहां पे जो सप्लाई देंगे वो 10 kV से लेके 15 kV के बीच में देंगे, मतलब 10,000 वोल्ट से लेके 15,000 वोल्ट तक की सप्लाई देंगे। तो कहीं ना कहीं ये आपके पास क्या हो जाएगा, हाई वोल्टेज हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि डिस्चार्ज ट्यूब में आप सभी लोग कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा वोल्टेज सप्लाई करते हो। अगर ये वोल्टेज कम रहेगा ना तो आपको इस ट्यूब में कोई भी इफेक्ट नहीं दिखाई देगा। इसलिए ये कंडीशन मस्ट है कि हमें हाई वोल्टेज इसमें शो करना पड़ेगा, हाई वोल्टेज प्रोवाइड कराना पड़ेगा। तो जब हाई वोल्टेज है तो आप सभी लोगों को ये भी याद होना चाहिए कि डेंजर भी है, और डेंजर है तो अपने आप की सुरक्षा करना भी बहुत जरूरी है। इसलिए जब भी एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट कर रहा था तो बहुत केयरफुल कर रहा था, ठीक है। अब इसके बाद अगर आपको याद हो तो मैंने एक बात और पॉइंट जोड़ा था कि हम सभी लोग इसमें क्या करेंगे, गैस को जो है जब भी फिल करेंगे वो ध्यान में रखेंगे एट लो प्रेशर रहेगा।
गैस को हम जब भी फिल करेंगे वो हमेशा क्या रहेगा, लो प्रेशर रहेगा। ये निगेटिव टर्मिनल है तो हम सभी लोग इसे क्या नाम देंगे, कैथोड। और ये आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल है तो हम सभी लोग इसे क्या नाम देंगे, एनोड। तो ये पूरा का पूरा डिस्चार्ज ट्यूब का एक सेटअप था। हाँ, इसमें अभी भी एक छोटी सी कमी है। मैंने आपसे कहा था कि हम सभी लोग वैक्यूम ट्यूब, हम आगे चल के वैक्यूम ट्यूब को बार बार उसको पूरा नहीं लिखेंगे, सिंपली शॉर्टकट में लिखेंगे वीटी। क्या लिखेंगे, वीटी। वैक्यूम ट्यूब का काम होता था कि अंदर की एयर को क्या करना, बाहर निकालना। जब अंदर की एयर को आप बाहर निकाल लेते हैं तो वहां पर प्रेशर ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब वो कितना कम होता है इस बात को मेजर करने के लिए हम सभी लोग क्या करते हैं, इसी के साथ में मैनोमीटर जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, मैनोमीटर। अब ये जो मैनोमीटर होता है इसका क्या रोल होता है, इसका रोल ये होता है कि ये प्रेशर को मेजर करता है कि आखिरकार कितना प्रेशर क्या हुआ, कम हुआ है। अब मैं आपको बता दूं कि जब इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की डिस्कवरी करना होता है तो इस सिचुएशन में हमें कितना प्रेशर कम करना चाहिए, तो आप याद रखिएगा अंदर जो गैस हो उसका जो प्रेशर रहे वो लगभग 10⁻⁻² mmHg लेवल रहे। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि ये प्रेशर गैस का होना चाहिए, तभी आप ये डिस्कवरी कर पाएंगे, तभी इन बातों को आप समझ पाएंगे। और वैसे अगर हमको एटमॉस्फेयर का प्रेशर पता हो तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है 760 mmHg लेवल। अब आप एटमॉस्फेयर के प्रेशर के कंपेयर में गैस के प्रेशर को देखिए तो कहीं ना कहीं 760 mm के कंपेयर में 10⁻⁻² क्या है, बहुत कम है। इसका मतलब अंदर आप जो भी गैस फिल करेंगे, पहली बात वो बहुत ही कम प्रेशर पे होना चाहिए, यानी गैस एट लो प्रेशर। इस बात को आप याद रखेंगे। हाँ, कुछ बातें और भी ध्यान दीजिएगा। बहुत पहले जो है एक साइंटिस्ट ने कुछ गलतियां कर दी थी। उसने क्या किया था कि ऐसी गैस को ले लिया था जो आपस में रिएक्ट कर गई थी। इस बात को आप याद रखेंगे कि यहाँ पे जो भी आप गैस डालें, ध्यान रहे वो कभी भी एक दूसरे से रिएक्ट ना करें। और कोशिश ये करिए कि ऐसी गैस डालिए जो हल्की रहे। मतलब गैस के लिए दो बातें मैं बता दे रहा हूं कि एक आप सभी लोग ऐसा बोलेंगे लाइट गैस, और दूसरी चीज नो रिएक्शन टू ईच अदर, वे एक दूसरे से किसी भी प्रकार की कोई रिएक्शन ना करें। इस बात को याद रखिएगा। ये जितनी भी बातें मैंने आपको समझाया है, अब मैं आपको एक बार में समझा देता हूं। साइंटिस्ट क्या करता है, एक डिस्चार्ज ट्यूब को सेट करता है। यहां पे जो सप्लाई दी जाती है वो 10 kV से या 15 kV के बीच में होती है। हम गैस को जो फिल करते हैं वो बहुत लो प्रेशर पे, और वो लो प्रेशर कितना होना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻² mmHg लेवल होना चाहिए। और इतना ही नहीं, हम प्रेशर को कम करने के लिए एयर को क्या करते हैं, निकालते हैं। और एयर को निकालने में मदद कौन करता है, हेल्प कौन करता है, वैक्यूम ट्यूब। अब जब एयर निकल जाती है तो प्रेशर कम होता है। कितना कम प्रेशर हुआ, इसको मेजर करने के लिए हम सभी लोग मैनोमीटर यूज करते हैं। ये सारा फिनोमेना होता है। ठीक है, मैं आपको बताऊं, जब साइंटिस्ट ये पूरी चीज सेट कर लेता है ना, तो स्टार्टिंग में उसने सप्लाई ऑन नहीं किया था। तो जब सप्लाई ऑन नहीं किया था तो ये डिस्चार्ज ट्यूब पूरा का पूरा अंधेरा था। इसमें इस डिस्चार्ज ट्यूब में पूरा का पूरा क्या था, अंधेरा था। ठीक है, लेकिन उसने क्या किया, सप्लाई जैसे ही दिया तो उसने ये देखा कि जो ये एनोड की प्लेट है इसमें चमक आ गई। यानी अगर हम सभी लोग ध्यान से देखेंगे तो आप बोल सकते हैं कि आफ्टर सप्लाई ऑफ हाई वोल्टेज, आप जरा देखिए जब सप्लाई बहुत ज्यादा वोल्टेज की गई तो जो रिजल्ट मिला वो रिजल्ट आपके पास क्या मिला, ब्राइटनेस ऑन एनोड प्लेट। एनोड की प्लेट पर क्या निकली, ब्राइटनेस निकली। ठीक है, तो साइंटिस्ट ये सोचता है कि आखिरकार एनोड की प्लेट पे चमक कहां से आई। तो उसके निगाह में ये आता है कि भाई उसके सामने देखिए कौन सी प्लेट है, कैथोड।
तो कोई भी बंदा रहेगा, जैसे अगर आप ध्यान से देखेंगे मेरे सामने जैसे ये दीवार है, अगर यहाँ पे कोई चमक आ रही है, जैसे एक मैं टॉर्च लेता हूं और इस टॉर्च से लाइट को क्या करता हूं, टॉर्च ऑन करता हूं, तो वहां चमक मिलेगी। वहां चमक मिलने का मतलब क्या है कि जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में चमक बनाने वाला सोर्स है। जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा वहां पे फिनोमेना हो रहा है जिसकी वजह से कुछ चीजें निकल रही हैं और उस दीवार पे जाके टकरा रही हैं और वहां चमक बना रही हैं। ये स्वाभाविक सी बात है, सभी बच्चों के या सभी साइंटिस्ट के माइंड में आता था। बिल्कुल वैसे ही जब देख रहे हैं कि एनोड की प्लेट पे चमक आ रही है, तो उस साइंटिस्ट ने बोला सामने कैथोड की प्लेट है और कैथोड से कुछ रेज क्या हो रही है, निकल रही हैं और वो एनोड की प्लेट पे जाके टकरा रही हैं। इस वजह से वहां पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, चमक हो रहा है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तो एक सबसे बड़ी बात यहां पे हुई कि ये जो आपके पास है कैथोड है, इससे क्या हो रहा है, कुछ रेज निकल रही हैं। निकलने का मतलब क्या है कि सम रेज आर एमिटिंग, ऐसे बोल सकते हैं, सम रेज आर एमिटिंग बाय कैथोड एंड इंसिडेंट ऑन एनोड एंड प्रोड्यूस ब्राइटनेस। ठीक है, थोड़ा समझिएगा कि कैथोड से कुछ रेज निकल रही हैं, वो एनोड पे जाके टकरा रही हैं और एनोड पे चमक बना रही हैं। तो निकलने वाली रेज कहां से है, कैथोड से। इसलिए इस टाइप की रेज को हम सभी लोग क्या नाम दे दिए, कैथोड रेज। बात समझ में आई। अच्छा, कैथोड रेज के बारे में जब साइंटिस्ट देखता है, वो ये कहता है कि उस पूरी डिस्चार्ज ट्यूब में इस प्लेट को छोड़ के कहीं और चमक नहीं है, यानी एनोड पर ही चमक है। मतलब रास्ता जो है ना, जो भी रास्ता है वहां अभी भी अंधेरा ही है। बात समझ पाए आप। तो थोड़ा इस बात को आप याद रखेंगे, अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि एनोड की प्लेट पर चमक होने का कारण क्या था, रीजन क्या था, कैथोड से निकलने वाली इनविजिबल रेज। आप ऐसा एक वर्ड बोल सकते हैं कि कैथोड से जो है इनविजिबल क्या होती है, रेज निकलती हैं और ये इनविजिबल रेज जो होती हैं वो रेज एनोड पर जाके क्या होती हैं, हीट करती हैं और वहां पर एक चमक क्या करती हैं, बनाती हैं, जिसे हम सभी लोग किस नाम से जानते हैं, कैथोड रेज। ठीक है, अब ये सारी बातें तो वो प्रैक्टिकली देख रहा है कि ऐसा ऐसा हो रहा है। ठीक है, लेकिन अब इन प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो बात है, इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट था, क्या थ्योरी बनाया जाए कि लोगों को मैं समझाऊं कि क्यों रेज निकल रही है, क्या फिनोमेना हो रहा है। तो उसके लिए इन्होंने एक एक्सप्लेनेशन दिया था कि अब आपको हम सभी लोग थोड़ा सा समझेंगे। एक रीजन बता रहे हैं, इसको आप याद रखेंगे, रीजन फॉर कैथोड रेज। कैथोड रेज को हम CR से शो कर दे रहे हैं। कैथोड रेज निकलने का क्या रीजन था, इसके लिए उस साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन ये किया कि भाई दो बातें होती हैं। अगर हम इस पूरे के पूरे डिस्चार्ज ट्यूब में देखें तो गैस फिल है। चलिए ठीक है, ये सबको पता है गैस फिल है। और इस गैस के पूरे एकदम भंडार में आप समझिएगा, इतना याद रखिएगा, 100% आप देखेंगे कुछ न कुछ आयन गैस में जरूर रहेगा। अब वो आयन चाहे हीट की वजह से बन गया हो, मतलब अगर एक सिलेंडर में हम गैस को फिल किए हैं तो आप समझिएगा गैस के एटम न्यूट्रल होते हैं, मानते हैं, लेकिन उसमें कम से कम एक आयन जरूर से जरूर रहेगा। वैसे ही यहां पर भी ये साइंटिस्ट बोलता है कि भाई इस डिस्चार्ज ट्यूब में गैस का जो मिक्सचर है, इस मिक्सचर में कम से कम एक आयन जरूर है। ठीक है, अब एक आयन जरूर होने का मतलब क्या निकलता है कि कहीं ना कहीं केटायन और एनायन क्या है, प्रेजेंट है। अब बात समझना, ठीक है, केटायन या एनायन क्या है, प्रेजेंट है। इसके अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि जब हम सभी लोग क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा हाई वोल्टेज लगाते हैं। तो हाई वोल्टेज लगाने का मतलब निगेटिव ये हुआ, पॉजिटिव ये हुआ, तो कहीं ना कहीं एक हम सभी लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दे रहे हैं। और जब आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे तो जो यहां पे पॉजिटिव आयन है, आप उस पर थोड़ा गौर करिएगा।
वो पॉजिटिव आयन इस पॉजिटिव फील्ड की वजह से रिपल करेगा और इस निगेटिव की वजह से अट्रैक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव आयन डायरेक्ट जाएगा कैथोड पे टकराएगा। ये पॉजिटिव आयन डायरेक्ट जाएगा कैथोड पर, क्या करेगा, टकराएगा। और जब कैथोड पे टकराएगा तो कैथोड आपका मेटल है। कैथोड क्या है, मेटल है। और मेटल में हमको पता है बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, रहते हैं। तो ये जब इस पे जाएगा, टकराएगा, तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। यहां से इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। तो जब यहां से इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, तो ये निगेटिव वाला उन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपल करेगा। थोड़ा ध्यान दीजिए, ये गया टकराया, ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकला। अब ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इसकी वजह से रिपल खाएगा और रिपल की वजह से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का एक बहुत बड़ा ग्रुप जाके एनोड की प्लेट पर क्या होगा, टकराएगा। अब यानी ये इलेक्ट्रॉन्स का एक बौछार, एक बहुत बड़ा ग्रुप जो है इस एनोड पर जाके क्या होगा, टकराएगा। मैंने अभी एक वर्ड बोला था, बीच में कहीं कुछ दिखाई नहीं देता। उसका रीजन यही है क्योंकि इलेक्ट्रॉन को आप देख ही नहीं सकते। हम इलेक्ट्रॉन को देख नहीं सकते लेकिन इलेक्ट्रॉन के कारनामों को देख सकते हैं। याद रखिएगा, जैसे ये कारनामा कर रहा है, इलेक्ट्रॉन चल रहा है लेकिन आगे चल के जहां टकराया उन्हीं पर चमक बना दिया। तो ये सारी बातों को जो है उसने बताया। तो अगर हम इन 100 में की एक बात में इसको बताऊं तो उसके अकॉर्डिंग ये है कि भाई गैस में कुछ ना कुछ आयन जरूर रहेगा। जब आप बहुत बड़ा हाई वोल्टेज सप्लाई लगाते हो तो वहां पे क्या होता है कि सप्लाई लगाने का मतलब है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हो। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होता है कि यहां पे जो गैस में केटायन होता है वो केटायन एक्सेलरेट होता है, मतलब चलता है। क्यों? पॉजिटिव की वजह से रिपल खा जाएगा, निगेटिव की वजह से अट्रैक्ट हो जाएगा, इसलिए केटायन में बहुत ज्यादा ताकत आ जाएगी और वो बहुत तेजी से क्या होगा, चलेगा। अब ऐसा नहीं है कि सीधा जाके कैथोड पे ही टकराएगा। ये भी हो सकता है कि इसके रास्ते में गैस का कोई पार्टिकल आ जाए। जब इसके रास्ते में गैस का कोई पार्टिकल आ जाएगा तो उस पार्टिकल में से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, निकाल देगा। तो इलेक्ट्रॉन वहीं से निकल जाएंगे और वो पार्टिकल फिर से क्या बन गया, केटायन बन गया। बात समझ में? फिर से वो क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया। मतलब इसका दो काम है। एक काम तो जाके यहां दीवार पे टकराएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकालेगा। दूसरा, इसके रास्ते में जो भी गैस के एटम आएंगे उनके इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा और उनको आयन में क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा। तो कहीं ना कहीं ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। ये कैटायंस कैथोड पर टकराते रहते हैं और इलेक्ट्रॉन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में चलता रहता है। और ये इलेक्ट्रॉन का एक ग्रुप है, एक इलेक्ट्रॉन का ग्रुप है जिसे रेज नाम दे रहे हैं, जो हमें दिखाई नहीं देगा, इनविजिबल रेज दे रहे हैं। वो एनोड पे जाके हिट करेगा और वहां पर जो है चमक बनाएगा, जिसे हम सभी लोग क्या नाम देते हैं, कैथोड रेज कहते हैं। तो अच्छा है, इस पूरे कॉन्सेप्ट से, एक्सप्लेनेशन से आपको क्या बात समझ में आई कि कैथोड रेज वास्तव में क्या है? ये इलेक्ट्रॉनों का एक ग्रुप है। कैथोड रेज एक क्या है, इलेक्ट्रॉनों का एक ग्रुप है जो क्या होता है, एक रेस के फॉर्म में चलता है। कुछ साइंटिस्टों का यह मानना है कि भाई जब कैथोड रेज जो है इलेक्ट्रॉन पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, या कैथोड रेज जिन पार्टिकल से मिलके बना है हम उन्हें इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, तो आप एक काम करिए, उन्हें कैथोड रेज मत बोलिए, उन्हें कैथोड पार्टिकल बोलिए। क्या बोलिए? कैथोड पार्टिकल बोलिए। मतलब उन्होंने कहा कैथोड रेज कहना उतना उचित नहीं है जितना कि कैथोड पार्टिकल कहना, क्योंकि कैथोड जो आपका है रेज वो इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं, अगर कहीं किसी के नाम में ऑन लगा रहता लास्ट में, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ऑन लगा रहता है, तो आप समझिए वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। इस बात को याद रखेंगे। ये छोटी सी बात आपको मैंने बताया, उम्मीद है ये डिस्कवरी आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब हम सभी लोग जब कैथोड रेज को डिस्कवर कर लिए तो इनकी सबकी हम प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज की प्रॉपर्टी में सबसे पहली प्रॉपर्टी आप ध्यान देंगे, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन।
आप सभी लोग लाइट जानते होंगे। जो लाइट होता है हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलता है। अब कोई आदमी पूछे कि स्ट्रेट लाइन में चलता है, इसकी वजह क्या है, आप सही से इसका रीजन बताइए। तो उसका सिंपल सा एक प्रैक्टिकल करके दिखाइए कि अगर हम लाइट रेज के मीडियम में रास्ते में कोई पत्थर का टुकड़ा या कोई ऑब्जेक्ट रख दूं, तो आप सभी लोग देखते हैं उस ऑब्जेक्ट का पीछे शैडो बन जाता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिएगा यहाँ पर ये रेज जा रही है और इस रेज के मार्ग में हम सब लोग एक बैरियर ऐसे रख देते हैं, तो इस साइड आप सभी लोगों को क्या मिल जाएगा, शैडो मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि ये रेज ऐसे टर्न होके जाएगी, नहीं, वो रेज सीधी जाएगी। हाँ, सामने अगर कोई चीज मिल रहा है तो वो उसको आगे नहीं जा पाएगी। जैसे मैं ही आपसे कह रहा हूं कि अगर मेरा ऐसे सीधे जाना ही है और मेरे रास्ते में दीवार पड़ रही है और मैंने कभी नहीं सीखा है कि मैं टर्न होके चला जाऊं, तो मैं यहीं पे रुक जाऊंगा, आगे नहीं जा पाऊंगा, मेरे कैरेक्टर्स आगे नहीं मिलेंगे। मेरा कैरेक्टर्स था कि लाइट बनाना, सभी जगहों पे उजाला करना, और जब आगे नहीं जा पाएगा तो वहां अंधेरा रहेगा, जिसे हम शैडो कहते हैं। तो लाइट का कैरेक्टर था स्ट्रेट वे में ट्रेवल करना, और उसके लिए प्रैक्टिकल क्या किया गया था कि लाइट रेज के मीडियम में आप कोई टुकड़ा रख दीजिए, बैरियर रख दीजिए, अगर पीछे शैडो बन जाता है तो समझना स्ट्रेट वे में चल रहा है। बिल्कुल वही काम किया गया कैथोड रेज के रास्ते पर। एक छोटा सा डिजाइनर टुकड़ा रखा गया है, स्वास्तिक मार्क आप सब लोग जानते होंगे, उसी डिजाइन का एक टुकड़ा रखा गया। जब टुकड़ा रखा गया तो वो देखा जाता है कि जिस डिजाइन का टुकड़ा है जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में उसी डिजाइन का शैडो क्या होता है, बनता है। मतलब जहां जहां पे वो बैरियर रहता है वहां पे कैथोड रेज नहीं जा पाता है। इसका मतलब है कैथोड रेज एकदम सीधे चलता है, वो घूम के चलने की बात को नहीं जानता है। ठीक है, ये पहली बात है। दूसरी बात ये होती है कि अगर हम सभी लोग ऐसा बोलें कैथोड रेज हैविंग, ध्यान दीजिएगा, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, इस बात को आप ध्यान देंगे। कैथोड रेज के पास काइनेटिक एनर्जी है, मोमेंटम है। ये बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि आप प्रैक्टिकल करके इसको समझाने की जरूरत है, नहीं तो फिर भी आपको मैं एक बात बता दे रहा हूं, आपको मैं थोड़ा सा इसके लिए प्रैक्टिकल करके बता देता हूं। जैसे ये कैथोड रेज हमको अब पता चल गया कि कहीं ना कहीं ऐसे ही निकलेगा। ठीक है, आप एक काम करिए, यही रास्ते में एक व्हील रखिए, फ्री व्हील रखिएगा, और उस फ्री व्हील का आप ध्यान दीजिएगा आधा हिस्सा जो है वो इनसाइड रहे और आधा हिस्सा क्या रहे, आउटसाइड रहे। मतलब आप कैथोड रेज को ध्यान देंगे, हाफ पार्ट पे भेजेंगे। जब आप हाफ पार्ट पे भेजेंगे तो आप देखेंगे ये फ्री व्हील क्या होगा, घूमने लगेगा। ये फ्री व्हील क्या करेगा, घूमना चालू कर देगा। तो यहां फ्री व्हील मैं क्यों कह रहा हूं कि ताकि उस पर कोई भी एनर्जी है, छोटी सी भी एनर्जी है, तो वो इफेक्टिव हो जाए, वो चेंज हो जाए। तो वैसे ही जब कैथोड रेज को अगर हम फ्री व्हील पे अटैक कराते हैं, उसके हाफ पार्ट पे अटैक कराते हैं, तो ये देखा गया वो चीज घूमना चालू करती। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कैथोड रेज के पास इतनी एनर्जी है कि वो इसको घुमा सकता है, रोटेट करा सकता है, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कैथोड रेज के पास काइनेटिक एनर्जी है, कैथोड रेज के पास मोमेंटम है। अब मोमेंटम का मतलब, अब काइनेटिक एनर्जी का मतलब हाफ mv स्क्वायर, मोमेंटम का मतलब क्या होता है, mv होता है, m मतलब मास, v मतलब वेलोसिटी। आप खुद समझो, तो यहां से भी दो बातें हैं कि कैथोड रेज के पास मास भी होता है, वेलोसिटी भी होती है। ये दो बातें आपको मैंने बताया। ठीक है, तीसरा कैरेक्टर क्या होता है आप उससे देखिएगा। तीसरा कैरेक्टर है कैथोड रेज आर मेड बाय स्मॉलेस्ट पार्टिकल। अब एक काम करते हैं, अब इन स्मॉलेस्ट पार्टिकल को आगे चल के नाम दे दिया जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो इसे बहुत शॉर्टकट में मैं बता दे रहा हूं कि कैथोड रेज बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है, जिन्हें आप इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, इतने में ही आप समझिए। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि अगर हम सभी लोग ऐसा बोलें कैथोड रेज आर मेड बाय, अब मैं जो कह रहा हूं उससे देखिए, निगेटिव चार्ज्ड स्मॉलेस्ट पार्टिकल,
ऊपर वाली लाइन में और नीचे वाली लाइन में बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है। यहां पे मैंने कैथोड रेज का नेचर बता दिया। क्या बता दिया? नेचर बता दिया। मैं आपको बताऊं, एक साइंटिस्ट था पेरिन। क्या साइंटिस्ट था? पेरिन। देखिए, उसने ये एडवाइस किया कि आप अगर कैथोड रेज को, जैसे मान लीजिएगा कैथोड रेज आप लेंगे, उस कैथोड रेज को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में पास कराएंगे, जैसे ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये निगेटिव है, और यहां पर पूरा का पूरा डिस्चार्ज ट्यूब का सेटअप है, अगर आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में पास कराएंगे तो ये मान लीजिए कैथोड रेज है। जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट सीआर पे नहीं पड़ेगा, या कैथोड रेज जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नहीं जाएगी तब तक स्ट्रेट चलती है। लेकिन जैसे कैथोड रेज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जाती है तो वो पॉजिटिव फील्ड की तरफ मुड़ जाती है। अब पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होने का मतलब क्या निकलता है? इसमें कहीं ना कहीं आपको पता है जो अट्रैक्शन होता है वो अपोजिट नेचर में होता है। ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब जस्ट अपोजिट नेचर ये है। इसीलिए बोला गया कि कैथोड रेज जो है निगेटिव नेचर का होता है, निगेटिव पार्टिकल से मिलके क्या होता है? बना होता है। तो आप बोल सकते हैं कि जब कैथोड रेज को इलेक्ट्रिक फील्ड में पास कराया जाता है तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ चला जाता है। इससे स्पष्ट हो जाता है, क्लियर हो जाता है कि जो कैथोड रेज है ये निगेटिव पार्टिकल से मिलके बना हुआ है और उन्हें हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब मैं एक बात आपको बता दूं, आप दुनिया में किसी भी टाइप की रेज का नेचर अगर पहचानना है, उसका एक सिंपल तरीका है कि आप उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में भेजेंगे। अगर वो सीधे निकल जाता है तो आप समझिए उस पर कोई चार्ज नहीं है। पॉजिटिव की तरफ चला जाता है तो निगेटिव है चार्ज, निगेटिव की तरफ चला जाता है तो पॉजिटिव चार्ज है। ये फंडा है नेचर को पहचानने का। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद जो है एक मैं और कैरेक्टर आपको बता रहा हूं जो कैथोड रेज से ही रिलेटेड होता है। जैसे एक इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है, जैसे अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया है, तो वैसे ये चीज होता है, कैथोड रेज जो है प्रोड्यूस heat when it incident on metal sheet। देखिए, इसको बहुत ज्यादा मैं समझता हूं कि समझने की जरूरत नहीं है भाई। कोई भी रेज होता है, अगर वो उसके पास बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी है, मोमेंटम है, तो अगर मेटल की सीट पे पड़ेगा तो अपनी एनर्जी देगा। अब वो एनर्जी जो ट्रांसफर होगी वो एनर्जी हीट में बदलगी। ठीक है, तो आप बोलेंगे कैथोड रेज जो होती है, अगर आप सभी लोग उससे मेटल पे, प्लेटिनम हुआ या और सारे मेटल्स हुए, अगर उस पे आप भेजते हैं तो वो क्या होता है? उसको हीट कर देता है। बात समझ में? इसलिए हम बोल सकते हैं कैथोड रेज में हीटिंग इफेक्ट होता है कि जब कैथोड रेज मेटल की सीट पे पड़ेगा, इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, मोमेंटम है। अब वही एनर्जी उस सीट को क्या होगी? मिलेगी जिसपे वो इंसिडेंट हो रहा है। अब वो एनर्जी किसी भी फॉर्म में जा सकती है, उस सीट के अंदर पार्टिकल को एनर्जी दे सकती है, या हीट के फॉर्म में जा सकती है, तो अक्सर देखा जाता है गर्म हो जाती है। ठीक है, अच्छा एक बात और आपके पास मैं बता दूं, कैथोड रेज में एक होता है पेनिट्रेटिंग, पेनिट्रेशन मैं बोल दे रहा हूं, पावर होती है। पेनिट्रेट मतलब क्या होता है? अंदर जाने की क्षमता। जैसे कैथोड रेज है, अगर आप कैथोड रेज को जो है किसी मेटल की सीट पर डालेंगे तो ये कैथोड रेज मेटल की सीट के अंदर भी जा सकती है, मतलब वो अंदर तक घुस जाएगी। पेनिट्रेट करने की पावर इसमें होती है। इसकी वजह यही है कि बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी इसमें अवेलेबल है, इसलिए घुस जाती है। अगली बात ये, कैथोड रेज जो होती है ये प्रोड्यूस करती है एक्सरे। आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे, 12th में अगर रहेंगे तो एक्सरे कैसे होता है वो सारी चीजें आपको बताई जाती है, उसे कूलिज ट्यूब बोला जाता है। फिलहाल आप ध्यान दीजिए, एक्सरे जो होता है ना, ये कैसे प्रोड्यूस करता है मैं आपको बता दे रहा हूं। कैथोड रेज को जो है आप एक ऐसे मेटल पे इंसिडेंट कराएंगे जिसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा होगा, मॉलिक्यूलर वेट वेरी हाई। एक बहुत ही ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट वाले पे जैसे कैथोड रेज इंसिडेंट होगा तो एक अननोन रेज निकलेगी जो इस कैथोड रेज से डिफरेंट रहेगी, नया कैरेक्टर रहेगा, जिसे हम क्या कहेंगे? एक्सरे कहेंगे। अब डिफरेंट क्यों कह रहे हैं? कैथोड रेज जो होता है ना,
ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, लेकिन एक्सरे जो होती है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। तो डिफरेंट हुआ कि नहीं हुआ, एक नया कैरेक्टर का रेज मिला कि नहीं मिला। इसलिए कैथोड रेज का यूज किया जाता है प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अब लास्ट एक या दो कैरेक्टर और बता दे रहा हूं कि जो कैथोड रेज होता है, जब आप इसको गैस में भेजते हैं तो गैस का एटम न्यूट्रल होता है। कैथोड रेज में इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है कि गैस के एटम से टकराएगा और उनके इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देगा। मतलब जो गैस का एटम है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, आयन में। तो एटम का आयन में कन्वर्जन होना ये आयोनाइजेशन होता है। तो आयोनाइजेशन पावर जो है कैथोड रेज में होती है कि अगर आप गैस में भेजेंगे तो गैस के एटम को वो आयन में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। अच्छा, नेक्स्ट कैरेक्टर क्या होता है कि जो कैथोड रेज हमारे पास होगा, इसे भी आप ध्यान देंगे। जो कैथोड रेज हमारे पास होता है, अगर आप इसको फोटोग्राफिक फिल्म पे भेजते हैं तो फोटोग्राफिक फिल्म को ब्लैक कर देता है। जैसे आप देखे होंगे जब पहले जो फोटो खींची जाती थी, कैमरामैन आते थे तो जिस साइड से लाइट आती थी ना, कभी उस डायरेक्शन में कैमरा करके फोटो नहीं खींची जाती थी। इसलिए क्योंकि उसमें जो रील रहती थी, फोटोग्राफिक फिल्म रहती थी, वो लाइट की वजह से काली पड़ जाती थी। तो आदमी चाहे जैसा भी रहे काला ही निकलेगा। बात समझ में। तो वहां पे फोटोग्राफर क्या करता था, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में करके, क्योंकि उसको ये पता था कि फोटोग्राफिक फिल्म जो है लाइट की वजह से ब्लैक हो जाएगी। बिल्कुल वही यहां पे है कि कैथोड रेज जो होती है ये भी फोटोग्राफिक फिल्म को क्या करता है, ब्लैक कर देता है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कैथोड रेज और लाइट के बीच में काफी सिमिलरिटी होती है। इस तरह से आप सभी लोगों को आज मैंने बताया कि हम कैथोड रेज की डिस्कवरी कैसे किए या इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। हाँ, अब कैथोड रेज की प्रॉपर्टी भी हमने सुन लिया। अब जैसे कुछ न्यूमेरिकल के लिए मैं आपको बता दूं, ऐसा भी मेजर किया गया कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है, अगर हम इसके मास की बात करते हैं तो इसका मास क्या आया, 9.1 10⁻³ kg आया। और इस पर जो चार्ज होता है, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, बड़े काम की हैं। 10⁻19 क्या होता है, कूलाम होता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। और आप सभी लोगों से बस इतना निवेदन है कि आप वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करिए ताकि और को भी इसका फ़ायदा मिले। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी लोगों को बताऊंगा प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। थैंक यू।